हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरटेक सिविल एकेडमी। दोस्तों, मेरा नाम राज शर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान में सिंचाई और सिंचाई परियोजना के बारे में। जितनी सारी परियोजनाएं बनी हैं, जितने सारे बांध इसके अंतर्गत आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। यहाँ पर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आपके RS MSSB JEE एग्जाम के लिए इसमें से क्वेश्चन होने वाले हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं राजस्थान में सिंचाई और सिंचाई परियोजना के बारे में। तो सबसे पहले मैं बात बताना चाहूँगा आपको, सामान्य परिचय दे देते हैं कि राजस्थान में वर्षा कितनी होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या होता है, कहाँ से सिंचाई की व्यवस्था शुरू हुई, कहाँ सारी चीज़ें हुई, उसका परिचय एक बार कर लेते हैं। तो भारत में औसत वार्षिक वर्षा, देखो भारत की बात हो रही है, इंडिया की में औसत एवरेज जो वर्षा होती है वो कितनी होती है, 120 सेंटीमीटर। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो लगभग बारिश का मौसम पूरा मानसून होने के बाद में अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात करी जाए तो 120 सेंटीमीटर होती है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 57.5 सेंटीमीटर ही औसत वार्षिक वर्षा है। ये एवरेज जो आया है वो कैसा है, क्योंकि देखो राजस्थान का जो अगर आप मैप देखेंगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो पूर्वी इलाका है यहाँ पर वर्षा जो होती है वो अच्छी खासी होती है। पश्चिमी इलाका पूरा का पूरा लगभग रेगिस्तानी इलाका है, यहाँ पर वार्षिक जो वर्षा होती है या औसत वर्षा बहुत कम होती है, नगण्य के मामले में होती है, बहुत कम वर्षा होती है इस इलाके में। ज़्यादातर इलाके में वर्षा होती है ये वाला इलाके में। तो एक बार समझ लीजिए, समझ में आना चाहिए आपको कि वर्षा कहाँ कहाँ ज़्यादा होती है। और दोनों का एवरेज निकाल के देखा जाए तो 57.5 सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वो अपने मानसून में हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना की। अब देखो इंदिरा गांधी नहर जो है वो राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, क्योंकि देखो इसी के ज़रिए मैंने एक टॉपिक अगर आपने देखा होगा, इसी यूट्यूब चैनल पर हम लोगों ने एक वीडियो बना रखा है इंदिरा गांधी परियोजना के नाम से। उसमें पूरी डिटेल से इंदिरा गांधी परियोजना को समझा रखा है, तो आप जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी नहर मैंने आपको बताया सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है कि बीसलपुर जो बांध है वो राज्य का सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। सबसे बड़ी पेयजल यानी पानी की आपूर्ति यहीं से की जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम राणा प्रताप सागर बांध की। तो राणा प्रताप सागर बांध जो है उसकी जो भंडारण क्षमता है, भंडारण क्षमता मतलब कैपेसिटी कितनी है पानी स्टोरेज करने की, वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो पूरा डेटा बेसिस है, वो आपको समझाने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश भी करूँगा, लेकिन ऐसा मान के चलिए कि ये चीज़ें जो बताऊँगा मैं वो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आप उनको याद कीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसा पढ़ना चाहते हैं उसे, ठीक है। तो राणा प्रताप सागर की जो भंडारण क्षमता है, जल भंडारण क्षमता, वो राज्य में सबसे ज़्यादा है। तो मैंने 3 पॉइंट बताए अब तक के। पहला पॉइंट है इंदिरा गांधी नहर परियोजना सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना, बीसलपुर बांध सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, और राणा प्रताप सागर बांध का जल भंडारण क्षमता राज्य में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं कुछ डेटा की, कुछ फैक्ट्स की। तो देखिए राजस्थान में शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2008 और 9 की तुलना हो रही है। यहाँ पर देखिए शुद्ध सिंचित क्षेत्र कितना है, 62.45 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा पूरा पूरा सिंचित मतलब जहाँ पर सिंचाई की जाती है वो एरिया कौन सा है, कितना है, 62.45 लाख हेक्टेयर। और राजस्थान में सकल सिंचित क्षेत्र मतलब ऑल ओवर की बात करें, ग्रॉस जिसको बोल सकते हो आप, वो होता है अपने 79.09 लाख हेक्टेयर, यानी 42.05% ये होता है। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। राजस्थान के सिंचित क्षेत्र की बात हो गई। कृषि क्षेत्र कितना है राजस्थान में, राजस्थान में कृषि क्षेत्र है 227.91 लाख हेक्टेयर, ठीक है। ये डेटा बेसिस क्वेश्चन है, इनको आप याद रखें क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब देखो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती क्या है। बहुउद्देशीय नाम से ही पता चल रहा है, बहुउद्देशीय मतलब बहुत सारे उद्देश्य हो, जिनके सिर्फ सिंचाई करना ही नहीं हो और भी बहुत सारे उद्देश्य हों, उनके हिसाब से जो परियोजनाएं चलाई गई हैं, जिनके ऊपर काम हुआ है, उन परियोजना के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली जो परियोजना है वो इंडिया लेवल की और राजस्थान लेवल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो है अपना भाखड़ा नांगल परियोजना। अब भाखड़ा नांगल परियोजना में होता क्या है, देखो सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है ये। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना, यानी भाखड़ा नांगल एक जो है परियोजना, उससे बहुत सारे काम किए जाते हैं। पहला, सिंचाई के लिए आपको पानी उपलब्ध कराना, पानी उपलब्ध कराने के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। ऐसे बहुत सारे काम किए जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। तो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन हो गया, भाखड़ा नांगल परियोजना। अब इस परियोजना की कल्पना किसने करी, क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, उस टाइम के गवर्नर कौन
थे ये सारी देखिए। 1909 ईस्वी में 1909 में पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट थे गवर्नर सर लुइस डेने। सर लुइस डेने पूछा जा सकता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप एक बार ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए भी। सर लुइस डेने जो तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इस परियोजना की कल्पना देने का श्रेय उनका ही जाता है, भाखड़ा नागल परियोजना का। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि ये जो परियोजना पंजाब, हरियाणा व राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। मतलब ये 3 राज्यों में बटी हुई है। कौन कौन से? पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में। क्या हुआ था 1959 ईस्वी में पंजाब व राजस्थान के बीच जल बंटवारा का समझौता हुआ था। अब जल बंटवारा का समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि मैंने आपको इंदिरा गांधी परियोजना में बताया था 1951 में एक किताब छपी थी, एक बुक छपी थी जिस टाइम पे चुनाव हुए थे। उस टाइम पे ये था कि बीकानेर राज्य में जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता, क्योंकि राजस्थान में उस वक्त पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी। ठीक है, बीकानेर में भी ज़्यादा कमी हुई। इस मामले में ये मामला तूल बैठा, इस मामले को पकड़ा गया, चुनाव के बीच में ये मामला आया तो लोगों को ध्यान में आया कि राजस्थान में पानी की कमी है, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो उस वक्त 1959 में फाइनली पंजाब के पास, क्योंकि 5 नदियाँ हैं, 5 से ज़्यादा नदियाँ हैं इनफैक्ट, और उन नदियों पे बांध भी बने हुए हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, तो वहाँ से ये हुआ कि वहाँ का जो पानी है वो राजस्थान में लाया जाए कैसे भी करके। सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, हरियाणा में भी लाया जाए। तो एक ट्रीटी साइन हुई, वो ट्रीटी साइन हुई पंजाब और राजस्थान के बीच में जल बंटवारे को लेकर के। ठीक है, 1959 में। अब इन ट्रीटी में क्या चीज़ डिसाइड हुई? पहले कि पानी भी देंगे हम लोग और आपको विद्युत भी देंगे। अब कितना % हिस्सा देंगे वो देखिए। पंजाब और राजस्थान के बीच में जो समझौता हुआ, जो ट्रीटी साइन हुई, जल और विद्युत दोनों में कितनी % का हिस्सा मिला अपन को? 15.2%। राजस्थान को 15.2% मिला। अब देखिए कितना क्या मिला वो भी देख लीजिए। सिंचाई जो मिली पानी के लिए अपन को क्षेत्र मिला, वो कितना मिला? 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र मिला। ठीक है, विद्युत उपलब्ध कराई गई कितनी? 227 मेगावाट। ठीक है, ये हो गई भाखड़ा नांगल परियोजना। इसके बारे में राजस्थान से कैसे लिंक्ड है, क्या ट्रीटी साइन हुई, ये सारी इन्फॉर्मेशन बता दी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसी में कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो सिंचाई के लिए इसमें उपयुक्त हैं, या कौन कौन से ज़िले ऐसे दिए गए थे। तो सिंचाई के लिए ज़िले दिए गए थे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। सबसे ज़्यादा इनमें होती है। इस परियोजना में सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। अब देखिए क्या हुआ, ये जो नदी थी सतलज नदी, सबसे बड़ी नदी है वहाँ की, इस सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए। लोगों को आज तक कन्फ्यूजन होता है कि ये जो 2 बांध है ये एक ही हैं तो मैं आपको बता दूं ये 2 बांध है, एक नहीं है। भाखड़ा बांध अलग है और नागल बांध उससे कुछ दूरी पर है। तो दोनों बांध अलग अलग हैं और दोनों बांध बनाए गए किस नदी पर? सतलज नदी पर बनाए गए। किस परियोजना के? इसी भाखड़ा नांगल परियोजना के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग इसमें पढ़ेंगे भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध के बारे में बात करेंगे। तो ये जो बांध है बिलासपुर आता है हिमाचल प्रदेश में। देखिए जो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं हिमाचल की, वहाँ से सतलज नदी निकलती है और वहाँ से होती हुई फिर पंजाब आती है, पंजाब से होती हुई फिर राजस्थान में इनको लाया गया, पानी को लाया गया। ठीक है, नदी तो नहीं आती पूरी, नदी निकल जाती है पाकिस्तान की तरफ। नेक्स्ट इसमें देखिए हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर एक जगह है, वहाँ सतलज नदी पर बनाया गया ये बांध है। कौन सा बांध? भाखड़ा बांध बनाया गया है। ये बांध रोपड़ पंजाब से कितनी दूरी पर है? 80 किलोमीटर ऊपर भाखड़ा नामक स्थान पर बनाया गया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं, ये जो भाखड़ा बांध है ये सबसे बड़ा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध, बड़ा नहीं कह सकते, सबसे ऊंचा बांध है, ऊंचाई पर बनाया गया। अब देखो आप, रोपड़ पंजाब में 80 किलोमीटर ऊपर, 80 किलोमीटर ऊपर का मतलब समझते हो आप, इतना ऊपर जाकर के ये बांध बनाया गया है। फिर इसकी ऊंचाई कितनी है? 740 फीट। चौड़ाई कितनी है? 30 फीट। लंबाई कितनी है? 1700 फीट। अगर आपने देखा होगा भाखड़ा बांध तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि कितना वाकई में कितना ऊंचा है और कितना डेंजर है। ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। एक पर्टिकुलर एक डेटा आया था जिसके माध्यम से एक आ गया था कि विश्व में अगर आप कंक्रीट की सड़क बनाते हैं, पूरा जाल बिछाते हैं विश्व में, वर्ल्ड में, तो उसका जो जाल जितना बनेगा उसमें जितना कंक्रीट लगेगा वो सारा कंक्रीट लगाया गया है कहाँ पर? इस भाखड़ा बांध में लगाया गया है। ऐसा भी कहते हैं कि अगर ये बांध फटा किसी दिन, नहीं भगवान ना चाहे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा जो उत्तरी इलाका है भारत का, वो पूरा का पूरा लगभग बहने की चांसेस है, पूरा डूबने की चांसेस है। इतना पानी है, इतना सारे सब चीज़ें हैं, इतनी ऊंचाई से जब ये पानी आएगा तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा कंक्रीट लगाई गई। ये आप सिविल इंजीनियरिंग के माध्यम से समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कंक्रीट वाला जो बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध है। सबसे ज़्यादा कंक्रीट लगाई गई, सबसे ज़्यादा ऊंचा ऊपर बांध है, ऊंचाई 740 फीट है, चौड़ाई 30 फीट है, 1700 की इसकी लंबाई है, 1700 फीट की। ठीक है।
आई होप ये जानकारी आपके बहुत काम आए। भाखड़ा बांध के जलाशय को गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। जलाशय मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है और जिससे बांध बनाया गया है, और बांध के पिछले वाला जो इलाका है वहाँ पर वो झील जो कौन सी है वो है गोविंद सागर झील। ये गोविंद सागर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। समझ लीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद सागर झील। भाखड़ा बांध से बायां किनारा, जो बायां किनारा मतलब लेफ्ट साइड का जो एरिया है वो विद्युत गृह है, वो कितना है 540 मेगावाट का विद्युत गृह बनाया हुआ है। और दायां किनारा जो है वो भी विद्युत गृह है, वो कितना है 785 मेगावाट से बिजली की उत्पादन क्षमता है। तो यहाँ पर बिजली भी उत्पादित की जा सकती है, क्योंकि मैंने ऊपर कहा था बहुउद्देशीय परियोजना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसके बहुत सारे उद्देश्य आपको दिख रहे हैं। उसके बाद सर्वाधिक सिंचाई कहाँ की जाती है? वो गंगानगर में की जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं नांगल बांध के बारे में। नांगल बांध क्या है? भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे आएंगे तो सतलज नदी पर ही रोपड़ पंजाब में आता है ये, वहाँ पर नांगल बांध बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 95 फीट है, लंबाई 1000 फीट है। गंगूताल व कोटला विद्युत गृह यहाँ पर पाए जाते हैं, वो है 85 मेगावाट का, 85 मेगावाट का, दोनों ही 85 मेगावाट के हैं, गंगूताल और कोटला विद्युत गृह। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दोनों किससे संबंधित है, तो आपको बताना नांगल बांध से संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यास परियोजना के बारे में। अब देखिए व्यास परियोजना कहाँ है? व्यास परियोजना में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना भी किसकी है? तीनों की संयुक्त में है। और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कौन सी है? व्यास परियोजना है। ठीक है। रावी व्यास नदी जल विवाद के निस्तारण हेतु राजीव लोगावाल समझौता हुआ था यहाँ पर। ठीक है, व्यास नदी और रावी नदी दोनों ही पंजाब में बहती है। तो एक ट्रीटी साइन हुई थी, राजीव लोगोवाल समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत क्या हुआ था वो देखिए, 1986 में इराडी कमीशन का गठन किया गया था। अब ये इराडी कमीशन क्या है भाई? इस इराडी कमीशन के जरिए ये कहा गया कि इस व्यास परियोजना को 2 चरणों में बांटा जाए और इस पानी के हिस्से का उपयोग किया जाए। तो 2 चरणों में कैसे बांटा गया उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम चरण जो है उसके अंतर्गत सतलज व्यास लिंक नहर बना करके उसका निर्माण किया गया, जिसका उद्देश्य भाखड़ा व नांगल बांध के पानी की आपूर्ति बनाए रखना है। मतलब भाखड़ा और नांगल बांध में पानी आता रहे, तो वो कैसे आएगा? वो सतलज और व्यास दोनों लिंक नहर बनाई गई, उस नहर से उस भाखड़ा में और नांगल बांध दोनों में पानी की आपूर्ति या पानी की सप्लाई टाइम टू टाइम की जाती है, जिससे वहाँ पर पानी की बिल्कुल वो ना हो, कमी ना हो, और वहाँ पर विद्युत का कार्य और जल सिंचाई की जो परियोजनाएं पूरी चल रही हैं वो सुचारू रूप से चलती रहे। उसके बाद देखिए व्यास नदी पर पंडोह बांध का निर्माण किया गया। वो कहाँ किया गया? मंडी, हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है। अब ये पहला चरण हो गया, जिसमें पहला चरण में क्या था? भाखड़ा नांगल बांध के पानी की आपूर्ति बनाए रखने का काम किया था किसने? सतलज और व्यास दोनों लिंक नहर का निर्माण किया गया था उसके अंतर्गत। द्वितीय चरण में क्या हुआ? द्वितीय चरण में देखिए इसके अंतर्गत व्यास नदी पर ही पोंग नामक स्थान पर कांगड़ा, ये कांगड़ा हिमाचल में पड़ता है, वहां पर पोंग बांध का निर्माण किया गया। अब इस बांध का निर्माण क्या किया गया, क्यों किया गया, वो देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना को स्थायी रूप से जल आपूर्ति बनाए रखना। ये काम किसका था? जल आपूर्ति बनाए रखने का किसका? इंदिरा गांधी नहर परियोजना का। तो आप समझ लीजिए कि व्यास परियोजना के 2 उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य मैंने बताया भाखड़ा और नांगल बांध में पानी की सप्लाई करना। दूसरा उद्देश्य है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की सप्लाई टाइम टू टाइम करते रहना। तो 2 चरण में काम हुआ, 2 परियोजनाएं बनाई गई, 2 परियोजना के चरण बनाए गए, सॉरी, ये था व्यास परियोजना के 2 चरण बता दिए गए। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं आगे माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना क्या है? देखिए माही नदी बहुत बड़ी नदी है। ठीक है। माही नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? वो है विंध्याचल पर्वतमाला। ये कहाँ पर है? अपने धार, मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, वहाँ से माही नदी निकलती है। और कहाँ से निकलती है? वहाँ पे भी मेहंद झील है, वहाँ से निकलती है। अब राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कहाँ पे होता है? ये होता है खांदू के समीप बांसवाड़ा से माही नदी प्रवेश करती है। बांसवाड़ा से माही नदी प्रवेश करने के बाद में अपने एरियाज़ में जाती है, अलग अलग एरिया में, और वहाँ पर एक बांध बना रखा है। वो बांध कौन सा है वो मैं आपको बताऊँगा। ये नदी राजस्थान में 171 किलोमीटर बहकर गुजरात में प्रवेश करती है। राजस्थान में बह जाती है, 171 किलोमीटर बह जाती है। अब देखो माही नदी के बारे में अगर आपको पूरी डिटेल लेनी है ना, तो हम लोग माही नदियों के जब अपन टॉपिक पढ़ेंगे कि ज्योग्राफी में ही आता है नदियों का टॉपिक, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन और डिटेल से हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परियोजना से रिलेटेड डेटा ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो माही नदी बांसवाड़ा में खांदू नामक एक जगह है, वहाँ से प्रवेश करती है और राजस्थान में 171 किलोमीटर बहकर गुजरात में प्रवेश करती है। माही नदी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है। और माही नदी को बांगड़ की गंगा, कांठल की गंगा भी कहते हैं।
ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन वैसे तो वहाँ भी मिलेगी आपको, लेकिन याद करने के लिए है तो अभी याद कर लीजिए। एक और चीज़, बेणेश्वर डूंगरपुर में आता है बेणेश्वर धाम, जहाँ मेला लगता है। वहाँ पर माही नदी में सोम व जाखम नदियाँ आकर मिलती है, जो कि एक त्रिवेणी संगम है। ठीक है ना, बेणेश्वर का त्रिवेणी संगम है, इसको त्रिवेणी संगम बोला जाता है। और कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? माही नदी में ही सोम और जाखम नदियाँ आकर के मिलती है। ठीक है, वहाँ पर मेला होता है, वहाँ पर उस टाइम पर। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेणेश्वर डूंगरपुर में ही प्रतिवर्ष माघ मास की पूर्णिमा को मेला लगता है। मैंने कहा था ऊपर, इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। ये देख लीजिए, त्रिवेणी संगम है। कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? माही नदी, सोम और जाखम नदियाँ मिलती है। यहाँ पर आदिवासियों का कुंभ इसको कहा जाता है। हर वर्ष माघ मास की पूर्णिमा को यहाँ पर मेला लगता है। अब ये नदी जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है। ये जो नदी है माही नदी, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, मतलब एक लिमिट तय करती है कि इधर डूंगरपुर है और इधर बांसवाड़ा है। ऐसे ही माही नदी जो होती है वो फिर कहाँ जाती है? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है, गुजरात में जाती है राजस्थान से होते हुए। पहले एमपी से निकलेगी, एमपी से निकलते बांसवाड़ा से होते हुए राजस्थान में आती है, राजस्थान से होते हुए फिर गुजरात जाती है और गुजरात में फिर खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है। अब जो काम की चीज़ थी, ये तो अपन ने बताई, माही नदी का पूरा रूट बता दिया। अब इस पर काम की चीज़ कौन सी है वो आगे पढ़ते हैं। इस परियोजना के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो परियोजना क्या है? माही नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात राज्यों में बहती है। 3 राज्यों में बहती है, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। लेकिन गुजरात और राजस्थान की क्या है? संयुक्त परियोजना है। ये 3 चरणों में पूरी की जाती है। 3 चरणों में क्या पूरा करना है इसमें? अब देखिए, पहला चरण क्या है? बांध का निर्माण। ठीक है, पहला चरण है बांध। तो सबसे पहले माही नदी पर बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा में आता है ये, यहाँ पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया। और जब गुजरात में प्रवेश करती है तो उस पर बनाया गया कडाना बांध। ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, नदी के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है और बांध के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव बांसवाड़ा में ही कौन सा सागर बांध बनाया गया? माही बजाज सागर बांध बनाया गया। गुजरात में इस पर कडाना बांध बनाया गया। इस परियोजना में हुए कुल खर्च का 55% जो हिस्सा है वो गुजरात को जाएगा, 45% जो हिस्सा है वो राजस्थान को जाएगा। समझ में आई? क्योंकि मोटा मोटा जो माही नदी बहती है वो मोस्टली गुजरात में ज़्यादा बहती है, ना कि राजस्थान में। तो राजस्थान का जो हिस्सा है वो 45% है और गुजरात का हिस्सा जो है वो 55% है। दूसरे चरण की बात करेंगे। दूसरे चरण में है नहरें। इसके अंतर्गत नहरें निकाली गई। तो इसके अंतर्गत कागदी पिकअप बांध का निर्माण किया गया। इस बांध से 2 नहरें निकाली गई, बाईं और दाईं तरफ नहरें निकाली गई। दाईं जो मुख्य नहर है वो 2 लघु विद्युत गृह घाटोल व घानोड़ा में स्थापित किए गए हैं। दाईं वाली नहर में, दाईं जो मुख्य नहर है उस पर 2 लघु विद्युत गृह बनाए गए हैं, घाटोल व घानोड़ा में स्थापित किए गए। 2 जगह है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तीसरे चरण की बात करेंगे। तीसरे चरण में क्या होता है इसमें? इसके अंतर्गत माही बजाज सागर जो बांध है, जो बांसवाड़ा में है, वहाँ पर 25-25 मेगावाट की 2 इकाइयों वाले विद्युत गृह का निर्माण किया गया। इस परियोजना से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? बांसवाड़ा जिले को मिलता है इसमें सबसे ज़्यादा लाभ। ठीक है, समझ में आ गई? उसके बाद आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं चंबल नदी घाटी परियोजना। अब देखिए, चंबल नदी के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जब नदी पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। राजस्थान की और राजस्थान में सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान में का मतलब होता है कि केवल और केवल राजस्थान में बहने वाली, और मोस्ट पार्ट जो है वो राजस्थान में बहने वाला, वो नदी कहलाती है राजस्थान में। और राजस्थान की का मतलब हो गया कि बाहर किसी प्रदेश से वो नदी निकलती है, राजस्थान में बहती है, एक लिमिटेड टाइम तक बहती है, या एक लिमिटेड रूट है उसका। ठीक है, टाइम नहीं बोलेंगे उसको, लिमिटेड रूट में बहती है, उसको बोलेंगे राजस्थान की सबसे लंबी नदी। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? वो है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत में ही, वहाँ पर जनापाव पहाड़ी में निकलती है। दोनों चीज़ डिफरेंस तरीके से याद रख लो। पहली चीज़, चंबल नदी कहाँ से निकलती है? वो निकलती है मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी विंध्याचल पर्वत में ही निकलती है। माही नदी जो आपकी निकलती है वो मेहंद झील से निकलती है, विंध्याचल पर्वत में ही है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए, यहाँ से बहते हुए वो जब क्या करती है, इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। क्या करती है? ये एमपी से निकली चंबल नदी, एमपी से निकलकर राजस्थान में प्रवेश किया। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश में इटावा के पास एक यमुना नदी है, वहाँ पर जाकर के ये इसमें मिल जाती है। आ गई बात समझ में? चंबल नदी के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं चंबल नदी जो एक नदी है वो 12 मासी नदी है। मतलब ऐसा नहीं है कि मानसून आएगा तो ही बहेंगे वरना नहीं बहेंगे,
पूरे 12 महीने बहती है चंबल नदी। राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है। अब देखिए चंबल नदी भारत के 3 राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी और राजस्थान में बहती है। यहाँ पर अब तीनों परियोजनाएं किसकी किसकी, चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना हो गई। अब देखिए इसमें कितना परसेंट हिस्सा है, 50-50% का हिस्सा है। चंबल नदी पर जो हिस्सा है वो 50-50% का है। माही नदी पर जो हिस्सा है वो 55% गुजरात और 45% राजस्थान का है। ठीक है, उसके बाद आप लोग पढ़ने वाले हैं चंबल नदी घाटी परियोजना को 3 चरणों में पूरा किया गया है। ये 3 चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में देखेंगे। भारत में चंबल नदी ही एक ऐसी नदी है जिस पर सबसे कम दूरी पर 4 बांध बनाए गए, मतलब कम डिस्टेंस पर 4 बांध बनाए गए खटाखट खटाखट। पहला बांध है गांधी सागर बांध, दूसरा है कोटा बैराज, तीसरा है राणा सागर प्रताप सागर बांध और चौथा है जवाहर सागर बांध। जो फर्स्ट चरण में किसका निर्माण हुआ, इन 2 बांधों का निर्माण हुआ, गांधी सागर और कोटा बैराज का। सेकंड चरण में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण हुआ और थर्ड चरण में जवाहर सागर बांध का निर्माण हुआ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बांधों के बारे में। गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पर है, ये बांध मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भारपुर तहसील में स्थित रामपुरा भानपुरा पठारों के बीच बना हुआ है। बड़े टिपिकल नाम है लेकिन याद करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की भारपुर तहसील में रामपुरा और भानपुरा ये 2 पठार हैं, वहाँ पर बना हुआ है। इसकी लंबाई 510 मीटर है। ठीक है, इस बांध पर गांधी सागर विद्युत स्टेशन बनाया गया है जिस पर 115 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध कौन सा है, वो है गांधी सागर बांध ही है और जो कहाँ पर है, एमपी में है, न कि राजस्थान में। इस बांध से 2 नहर निकाली गई, दाई और बाई नहर निकाली गई है। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे कोटा बैराज। कोटा बैराज क्या है, बेसिकली सिंचाई बांध के लिए ये नाम विख्यात है, ये नाम मशहूर है। कोटा बैराज का निर्माण सिंचाई बांध के रूप में किया गया है। ठीक है, इस बांध के समीप ही कोटा ताप विद्युत गृह की स्थापना भी की गई है। चंबल नदी पर निर्मित राजस्थान का सबसे छोटा बांध जो है वो कौन सा है, कोटा बैराज। सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया, जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, गांधी सागर बांध। और चंबल नदी पर ही सबसे छोटा बांध कौन सा हो गया, वो हो गया कोटा बैराज बांध। 2 नहरें निकाली गई, दाई और बाई। आप देखिए कौन कौन सी नहरें हैं वो देख लीजिए। पहली नहर है दाई नहर, वो उसकी सिंचाई कहाँ करती है, राजस्थान और एमपी दोनों में करती है। राजस्थान में कितना करती है, 124 किलोमीटर और एमपी में कितना करती है, 305 किलोमीटर। कोटा बैराज से निकाली गई है ये। ठीक है, बाई नहर के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 259 किलोमीटर। बाई जो नहर वो कहाँ नहीं बहती, एमपी में नहीं बहती, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती, सिर्फ और सिर्फ कहाँ बहती है, राजस्थान में बहती है। ठीक है, दाई नहर का बता दिया 124 किलोमीटर राजस्थान में और एमपी में कितना है, 305 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के बारे में। राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है। ये बांध चूलिया जलप्रपात, 18 मीटर का चूलिया जलप्रपात है, उसके समीप बनाया गया है। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात है ये। ठीक है, चूलिया जलप्रपात इसी नदी पर चूलिया गांव भैंसोड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, अब देखो भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, वो है राणा प्रताप सागर बांध। जब ऊपर मैं पढ़ा रहा था सिंचाई परियोजना, उसमें भी मैंने बताई थी राजस्थान का भराव क्षमता के माध्यम से सबसे बड़ा बांध कौन सा हो गया, वो है राणा प्रताप सागर बांध। इस पर 43 मेगावाट की 4 विद्युत उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की गई है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 36 मीटर, लंबाई कितनी है, 110 मीटर। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं जवाहर सागर बांध के बारे में। देखिए जवाहर सागर बांध जो है वो बांध का निर्माण कहाँ किया गया, कोटा बूंदी की सीमा पर किया गया। बोरावास एक जगह है, बोरावास, वहाँ पर किया गया। इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 45 मीटर है, लंबाई कितनी है, 39 मीटर है। बांध पर 3 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं जिनकी क्षमता जो है वो कितनी है, 99 मेगावाट की है। ठीक है, विद्युत उत्पादन में कोटा जो है वो औद्योगिक केंद्र बन गया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसकी हो गई, जवाहर सागर बांध की। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चैप्टर है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आप इसको एक साथ नहीं पढ़ सकते और न ही मैं पढ़ा सकता हूँ इसको एक साथ, क्योंकि समझने में और याद करने में आपको भी दिक्कत आएगी, मुझे भी समझाने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग इसका सेकंड पार्ट जल्द लेकर के आएंगे। अभी आप पहला पार्ट एंजॉय कीजिए और अगर आप सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरटेक सिविल अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो नोटिफिकेशन आएगा वीडियो का वो आपको पहले ही शो हो जाए और आप पूरे वीडियो का आनंद ले सकें। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद और आगे पार्ट सेकंड का इंतजार कीजिए, हम लोग जल्द ही आपके लिए वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी जो आपके दोस्त हैं वो तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प हो सके।